बजट सुपर एक्सक्लूसिव इस खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसे आप जानते पहचानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ अलग मायनों में मैं उनका परिचय देना चाहता हूँ। बाज़ार के जितने बड़े दिग्गज हैं, जिनमें आप राधा किशन दमानी साहब, राकेश झुंझुनवाला साहब, रामदेव अग्रवाल साहब, ऐसे दिग्गजों को आप रखते हैं, ये इनके बेहद करीबी हैं। और बाज़ार के जितने बड़े दिग्गज हैं वो इनसे बाज़ार पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे, ग्लोबल मार्केट्स पे उनकी बड़ी राय लेते हैं और उनकी राय बड़ी मायने रखती है। सरकारी कंपनी में आज जो अनाप शनाप ज़बरदस्त तेज़ी आप देख रहे हैं, आज से 10 और 15 साल पहले इस तेज़ी की सबसे पहले भविष्यवाणी और निवेश दोनों करने वाले, बाज़ार में PSU बुल माने जाने वाले रमेश दमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप BSE के मेंबर हैं, बाज़ार के जाने माने दिग्गज हैं। दमानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनिल जी, आपको कोई मना नहीं कर सकता हूँ, आप इतने प्यार से बुलाते हैं और इतने इज्जत से बुलाते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। नहीं सर, मैं हमेशा आपके व्यूज़ जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहता हूँ। हमें डायरेक्शन मिलता है और मैं हमारे दर्शकों को बताऊँ, दमानी साहब वैसे तो अमेरिका से अच्छी खासी पढ़ाई कर चुके हैं, MBA रह चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में जब शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, और उस समय तो समय भी ऐसा था कि सर जो अमेरिका चला गया वापस लौट कर भी नहीं आता था, लेकिन आपको तभी पता था कि पैसा अमेरिका में नहीं भारत में ज़्यादा बनेगा। वो एक्चुअली वो पिताजी की मैं अमेरिका में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था अनिल जी, एंड दैट इज़ एंड मैं इंडिया एक बार आया था छुट्टी में, तो मैं फादर रोड में इतनी तेजी लगती हिंदुस्तान में कि शेयर लेके, उसने फिजिकल शेयर होते हैं, तिजोरी में डाल दूं और चाबी फेंक दूं कहीं। आई वांट टू कीप द शेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड देन जो अपॉर्चुनिटी मिली, BSE वाज सेलिंग इट्स कार्ड्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट दैट टाइम, 6-8 लाख समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग ने ऐसे अप्लाई कर दिया और आ गया। अच्छा, द रेस्ट इज द से इज हिस्ट्री। ये कब की बात होगी सर? ये मस्ट बी अराउंड 87-88। माय गॉड, मतलब उस ज़माने में इतनी तेज़ी सोचना, आज तो हिंदुस्तान में सब 2047 की बात करते हैं। Exactly. My father thought that through in 87-88. There's no doubt. He told me, and I was not very happy about coming back. I was a bit nervous about coming back. Wall Street छोड़ के कौन दलाल स्ट्रीट आता है उस टाइम, you know? But he kind of foresaw that, and I think that was a good decision. और the good news again, Anil ji, to remind you that जब मैंने जो कार्ड 8 लाख में रुपये में लिए थे 88-89 में BSE का कार्ड, वो 92 में 4 करोड़ के वैल्यू हो गया था, और अभी शायद 50 करोड़ से भी ऊपर है। So forget the brokerage you did or the investments you did. Even the card itself has worked out very well. I have of course sold it, but I'm just बिल्कुल highlighting the point. आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपके सुपुत्र भी मैं जानता हूं कि इसी क्रम में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आइए शुरुआत सर बजट के साथ करते हैं, फिर आपसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी करनी है। पहले से बताएं, बजट में क्या अच्छा क्या खराब लगा है सर? देखिए, जो हिंदुस्तान में जो the most important budget in India, Anil ji, was on July 24th, 1991, when Manmohan Singh stepped up and gave जो liberalization budget था, dismantled the license Raj structure, cut duties, opened up the economy. So after that, progressively, as GST been introduced, as other reforms were introduced, the budget's particular importance has become less and less, because now the indirect taxes are subsumed by GST, so it doesn't come in the budget. Direct taxes से फर्क पड़ता है, और अभी आपने देखा होगा कि कैपिटल गेन्स बढ़ गया by 25% from 10% to 12.5%. That had an impact on the market. So जो volatility आप देख रहे हैं बाजार में the last 2-3 days is probably due to the rate rise in capital gains tax. It's only the direct taxes now that affect the market in a very big way. बाकी जो social welfare schemes है, the government's vision, all that is important. But they're not particularly market moving. बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा जो मार्केट को हल्का सा झटका तो लगा है, लेकिन क्या ये झटका ज़रूरी भी था, स्पेशली FNO में, क्योंकि आजकल बड़ा FNO में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ऑप्शंस की ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है और रिटेल ज़्यादातर वहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से STT बढ़ाना जायज़ है? You know, I have a mixed feeling about it. I just जो generally tax भरते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, but just the kind of bubble that was creating in the FNO market, perhaps you needed to cool it off a little bit, because ये अंत में खराब ही होने वाला है, the way the public is betting on these shares. But we want to give them a chance also to make money. I mean, that's what the stock market is for. एक चांस होना चाहिए कि लोग आए 10-20 हज़ार रुपये लगा के पैसा बनाए। जो चीज़ वो समझ नहीं पा रही है अभी कि there's much greater money made in investing and holding shares for 5 years, 10 years than making 1 or 2% intraday. But
लोगों का जो शौक है, यू कांट चेंज ठीक दैट। बात है। और उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा कि किस तरह से 5, 10, 15 साल के लिए आप बढ़िया पैसा लगाकर वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन जो बजट में टैक्सेशन में एक सरकार का ये कहना है कि हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, सारे एसेट क्लास पर सेम हो, तो कहीं ना कहीं क्या इसी लिहाज से इक्विटी के सामने गोल्ड या रियल एस्टेट टैक्सेशन के एंगल से कमाई तो कितनी होगी पता नहीं, लेकिन उस एंगल से क्या दूसरे एसेट क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही हैं? Not in my opinion. देखिए अनिल जी, equity is very special because you can start with 10,000 rupees. You cannot start gold and real estate with 10,000 rupees. Plus, most importantly, you get a dividend from equity investment. तो आपके पोर्टफोलियो में अभी भी 1-2% yield मिलता है every year, which is very important long term returns for an investor to get. And plus जो मार्केट की जो सीक्रेट है, जो दर्शकों को समझ नहीं, लॉन्ग टर्म जो पी मिलती है शेयरों के, उससे प्रॉफिट अगर 100 करोड़ होता है, उसकी प्रॉफिट की वैल्यू 1500 करोड़ होती है 15 का पी में, जो गोल्ड और रियल एस्टेट में कहीं मिल नहीं सकती है आपको। सो व्हाइल यू नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू रियल एस्टेट फॉर हाउसिंग, you need to diversify into gold for your jewelry, for your marriage, for whatever reasons. A large percentage of your savings and investors should remain in equity because it is the most favored equity class, and long term, over 20, 30 year studies, equities have outperformed almost every other asset class. So it is crazy not to put it in equity and put it instead into fixed deposit real estate. If you are specialized in real estate, अगर आपने वही किया जिंदगी में, I'm sure you can do well out there. But for most people कि कोई भाव में घर खरीद लो doesn't make sense. Absolutely, बिल्कुल। और मुझे तो ध्यान भी है कि आप कुछ सालों पहले कहते भी थे, एक शायद मेरे इंटरव्यू में आपने कहा भी था कि एक ज़माने में यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडोवेल वो शेयर होता था जो 500 करोड़ के मार्केट कैप पर ट्रेड किया करता था। आपको शायद एक ही चीज़ का अफसोस भी रहा कि मैंने कुछ ही शेयर खरीदे, परसेंटेज में नहीं खरीदे, राइट? सो ऐसे बिजनेसेस हैं एक्चुअली। ऐसे बिजनेस है और मिलते रहते हैं। लोग समझते हैं कि इन्वेस्टिंग इन द मार्केट इज T20 गेम। अनिल जी, हर बॉल में आप अगर नहीं चौका मारा, छक्का मारा तो यू आर अ बैड बैट्समैन, बट इट इज़ नॉट अ T20 गेम, इट्स अ टेस्ट क्रिकेट गेम। तो आपको 25 बॉल आए, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर एक बॉल वाइड बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल टॉस मिले और आपको लगे फील्डर नहीं, उसको मार दो छक्के के लिए। दैट्स व्हाट वी डू इन द स्टॉक मार्केट। हम लोग देखते रहते हैं व्हेन यू सी एन अपॉर्चुनिटी देन यू शुड पाउंस ऑन। डिड आई वाज आई करेक्ट इन मैकडॉवेल? यस। Should I pounce upon it? Yes. But वो धीरे धीरे सीखते हैं अपन जिंदगी में, तो मैंने भी शायद थोड़ा धीरे सीखा। आज एक बड़ी सेबी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पहले तो एफएनओ की रिपोर्ट तो बड़ी पॉपुलर हुई थी कि 10 में से 9 लोग पैसा तोड़ते हैं एफएनओ में ट्रेड करके। अब ये रिपोर्ट है कि कैश मार्केट में भी इंट्राडे ट्रेडिंग में 10 में से 7 लोग नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, जो जितना ज़्यादा ट्रेड करे उसका नुकसान उतना ज़्यादा। और आजकल 48% आधे ट्रेडर्स जो हैं वो युवा यानी कि 30 साल से कम के। ये ट्रेंड क्या बता रहा है? नहीं, वो समझ जाएंगे। ये एक बार पैसा लगेगा तो इमीडिएटली समझ जाते हैं। नो वन कैन अफोर्ड टू लूज मनी एवरी डे। तो लोग समझ, अच्छा एक ब्लडी प्रोफेशन है, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे इसमें। मैंने हमेशा बोला है कि आप जिंदगी शुरू करते हो तो आप गलत हो सकते, देन यू टू बी राइट, बिकॉज यू डोंट लूज एवरीथिंग यू मेड, रादर देन बी राइट एंड देन रॉन्ग एंड लूज एवरीथिंग यू डन। यू वांटेड टू बी द अदर वे अराउंड। तो ये जो लोग कर रहे हैं उनका तो सीखना भी पड़ता है वजह, उनके जो नियम है, जो आप लोगों के चैनल के माध्यम होता है, वेबसाइट के माध्यम से होता है। आई थिंक पीपल विल अल्टीमेटली लर्न दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इवन एट 14-15% compound return, which is what Sensex has given us, about 14-15% compound return before dividends, is extraordinary return in a country that gives you a fixed deposit of 6-7% and inflation of 6-7%. तो it's an extraordinary return. लोगों को लगता है कि भाई शेयर बाजार में ऐसी जगह या तो मेरे को डबल होना चाहिए 6 महीने, या अच्छा नहीं लगता है, बट ये गलत है अनिल जी। If you compound at 15-16% over long periods of time, you'll do very well when you're retiring, and that is the only reason to come to the stock market, to create wealth, to be financially freedom at the end of your career. If you want to have more fun, then go to the races. Absolutely. लेकिन एक चीज़ है जो इस बार डोमेस्टिक फ्लोस, हमारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज़बरदस्त है मार्केट में। और क्या आपको लगता है कि जनरली होता है ना कि बड़े बड़े सर्कल्स में बातें होती तो रिटेल को ये माना जाता है कि ये तो समझदार नहीं है, बेवकूफ़ टाइप है और अल्टीमेटली पैसा तोड़ेंगे। लेकिन क्या इस बार आपको कुछ ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर मैच्योर्ड है, समझदार है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहा है, जो स्पेशली म्यूचुअल फंड्स वगैरह में समझदारी से पैसा लगा रहे हैं? नहीं, 100% आ रहे हैं भाई। उनको समझ आ गया कि इक्विटी इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी हैज़ ग्रोन, साइज ऑफ सेविंग्स हैव ग्रोन। अभी कहाँ डालेंगे आप? आपके पास 50,000 लाख रुपया है। द स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ओनली प्लेस वे कैन profitably put the savings to work,
एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग एंड आई थिंक दिस अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मूव. आपको तो याद ही होगा कि मेरे जो मित्र जो नहीं रहे, राकेश जी, वो हमेशा ही बोलते थे इंडिया में जब रिटेल पैसा आएगा तो हम लोग एफआईएस को भूल जाएंगे. और वही हो गया. वो एग्जैक्टली वो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ है. दैट द अमाउंट ऑफ रिटेल मनी वी डोंट, पहले जैसे आप लोग भी हमेशा बोलते थे द ओनली फिगर यू लुक एज एफआई फिगर, वो लिए कि बेचे उस पर बाजार ऊपर नीचे खुलता था. आज कोई देखता ही नहीं है उसको बजट को बिकॉज ऑफ द रिटेल मनी. एंड आई थिंक थोड़ा बहुत एफएनओ में जा रहा है, थोड़ा बहुत इधर जा रहा है, बट जो उदाहरण के तौर पे लोग समझेंगे कि मैंने ये शेयर लेके 5 गुना कमा लिया या मैंने 5% कमा लिया, अरे 5% क्यों, 5 गुना कमाऊँ, मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाऊँ, तो वो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं, अपने आप समझ जाएंगे. दो बड़ी इवेंट हुई है अभी हाल ही में. एक इलेक्शन था. इलेक्शन के रिजल्ट जैसा मार्केट सोचा था उससे कमज़ोर आए, उतने अच्छे नहीं है. बजट भी अगर ऐसे देखा जाए तो किसी ने शायद सपने में भी सोचा था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एसटीडी सब बढ़ जाएगा और बाकी बजट ठीक ठाक था. तो दोनों इवेंट ऐसी थी जहां पर अगर बाजार को घटना है तो बढ़िया घट सकता था, लेकिन बाजार गिरने से मना करता है. स्पेशली इवेंट पर तो बिल्कुल भी मना करता है. ये कॉन्फिडेंस है या बाजार की कॉम्प्लिसेंसी है? मतलब वाकई में बाजार इतना मजबूत है फंडामेंटल के लिहाज से या फिर पूरी पैसे की ही ताकत है? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जो जून 4 जब इलेक्शन रिजल्ट आया था मैं भी परेशान था, टू बी ऑनेस्ट. आई विल ऑल्सो एडमिट दैट मेरे को लगा बाजार का टॉप बन गया उस दिन, बिकॉज आई वॉज अ बिट नर्वस आफ्टर द एग्जिट पोल्स. डिस्पाइट व्हाट दे वर सेइंग, आई वॉज नर्वस एंड आई थॉट इफ बीजेपी डज नॉट गेट अ सिंपल मेजॉरिटी दे विल बी हैवॉक टू पे इन द मार्केट. वो 12 घंटा नहीं रुका मंदी, 12 घंटा नहीं रुका. सो इसमें दो तीन चीज, एक तो पैसे की ताकत है, द रिटेल मनी इज कमिंग इन, दे वांट टू बाय द डिप्स, सो दे बॉट द डिप्स आउट देयर. बट मैं एक दूसरी बोलता हूँ हिंदुस्तान की तेजी है. यू नो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, जो डेमोग्राफिक्स है इंडिया में, जो डिजिटाइजेशन हो रहा है इंडिया में, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोपेलिंग दिस बुल मार्केट हायर. बुल मार्केट को पूरा समझने में अपने को, जब बुल मार्केट खत्म हो उसके बाद ही समझ में आएगा. बट आई बिलीव इट इज, ऑफ कोर्स लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द मार्केट, but the 3 Ds as I call it, democracy, digitization and demographics. Demographics means just number of people you're creating. इंडिया का साइज इतना बड़ा हो गया, आपने इतने डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जो पूरा कंट्रीज का डीमैट होल्डिंग है, वी ओपन इट पर ईयर. दैट इज द साइज इन पर कैपिटल इनकम ऑफ वॉट एवर वी डू. India's size is creating this great opportunity for us. So I believe this bull market will continue. आपने तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे भी आपकी गहरी पकड़ है, आपने कई सारे बुल मार्केट्स पर्सनली देखे हैं, पढ़े तो बहुत ज़्यादा है. इस इंडिया के बुल मार्केट को जो शुरू हुआ है, अगर समझो हम ये माने कि 2020 से शुरू हुआ, समझिए कि 7,500 की निफ्टी से, या उस वक्त जो भी कोविड के वक्त लोज बने थे, ये कितना बड़ा बुल मार्केट हो सकता है, कितना लंबा बुल मार्केट हो सकता है? अगर किसी और देश से आप कंपेयर करें जो आपके पुराने बुल मार्केट थे, किससे करेंगे? मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ. मेरे ख्याल से जब बुल मार्केट शुरू हुआ था, when I think in September 21st, I remember that my granddaughter Arna was born on the same day. Okay. So we call her Arna, which is derivative of the word Lakshmi. Okay. So she's 5 years old. So 2019, when Nirmala Sitharaman came and announced a tax cut, corporate tax rate to 25%. Yes. Market moved up with a 2,000-point gap. Then when COVID came, it came back and tested that, but didn't last there and moved up there. So I would date the bull market back to 5 years out there. अब आपने पूछा कि हिस्ट्री क्या बोलती है, कैसे बुल मार्केट हो सकते हैं. जो मेरा फेवरेट एग्जांपल अनिल जी, वो हमेशा बोलता हूँ कि जो लास्ट टाइम जब इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन हॉकी इन अ कंपेटिटिव, दे वन इन 1980 इन मॉस्को, बट दैट डिडंट काउंट बिकॉज़ कोई टीम पूरा पार्टिसिपेशन नहीं था. 1964 टोक्यो ओलंपिक्स, इंडिया वन द गोल्ड मेडल. दे बीट पाकिस्तान 2-1 इन द फ्यू मिनट्स एंड वन द गोल्ड मेडल आउट देयर. ओके, दैट टाइम जापान का निकाय 1000 के अंदर था, और नेक्स्ट 25 years जापान निकाय went to 40,000 and that went in yen terms. So in dollar terms it actually appreciated, so it went to more like 100,000 in a matter of 25 years or so. And Japan in that time went from a third world country, Japan कोई जानता नहीं था, and the companies that are household names today, you know, like Sony, Honda, Mitsubishi are now world class names out there. तो जो हम लोग के इंडियन बुल्स है, हम लोग यही सोचते हैं कि जो चालू हुआ था will take us from a third world country into the third largest economy, and by the time we're done, a lot of our companies will become world class. It could be Reliance, it could be Infosys, it could be any number of brands coming out of India. And then if that, you can assume that, then the bull market is a way to go. I mean, वो 25 साल चला था, इंडेक्स 40 गुना बढ़ा था on local currency terms and 100x. So who's to say where this will stop? 5x, अगर हम 10x? कुछ गलती नहीं करें तो उतनी तो कोई बड़ी बात नहीं, 20-25 साल का बुल रन हम भी देख सकते हैं.
मेरी उम्मीद है, मेरी इच्छा है, मेरी विश्वास है। बिल्कुल नहीं, आई एम श्योर, मतलब वो कहना है कि लंबी तेजी के लिए मसाला पूरा है। लंबी तेजी मसाला पूरा है। डोमेस्टिक मनी लिक्विडिटी इज द मदर्स ऑफ ऑल बुल मार्केट। वो प्रेजेंट इंडिया में, द स्टोरी इज एक्साइटिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज व्हाट इज ड्राइविंग इट। एंड आई थिंक अनिल जी, जो मैंने भी बोला, बहुत इंडिया का साइज ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा। शेयर साइज क्रिएट्स ग्रोथ। अभी आप बाकी सब कंट्रीज ग्रोथ, इवन इंक्लूडिंग जापान जो टॉक्ड अबाउट अर्लियर, और इटली, the demographic disasters, the population is going to be half in the next 30, 40 years. China's population has peaked, is going to fall. India is still going to rise till 2040, 2050. So we have a rising population. Rising population creates growth itself. It has to be managed. वो बहुत जरूरी, उनको employment मिले, उनको सुविधाएं मिले. All that has to be managed. But the opportunity is also there. So we are pregnant with full of opportunity here. Absolutely. इस पूरी अपॉर्चुनिटी में जो ये बुल रन शुरू हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अगर पैसा किसी ने बनाया है तो भारत सरकार ने। क्योंकि सरकारी कंपनियों के शेयरों में जो बड़ी वेल्थ बनी है, और शायद इंडिविजुअली मुझे नहीं पता साइज़ का, तो लेकिन सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कि पीएसयू कंपनी में कितनी तेज़ी हो सकती है, तो सर वो आप हैं जिन्होंने डिसाइड किया। नहीं सर, वो फैक्ट है। और एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब आप पहली बार में जब तेज़ी हुई थी, तब कहते थे, इंक्लूडिंग मी, शायद ही कोई भरोसा करता था कि सरकारी कंपनी के शेयर में कोई खरीदता है, पीएसयू कौन खरीदता है। पहला राउंड, सेकंड राउंड, ज़रा समझाएं कि क्या आपने ऐसा देखा कि ये पीएसयू बुल रन इतना बड़ा बन गया। देखिए, 4 साल पहले दी स्टॉक्स वर टोटली अनलव्ड, टोटली अंडर ओन्ड, टोटली अंडर अप्रिशिएटेड। अनिल जी, एज यू नो, नो वन वाज इनटू द स्टॉक। बट मैं आपको याद दिलाता हूँ कि देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस थियरी। जब मनमोहन सिंह जी ने फर्स्ट पीएसयूज लिस्ट किए थे, और जो उन्होंने ध्यान दिया था उसमें, तो उसमें से कई 100 बैगर्स निकल गए इन द पीरियड ऑफ 2000-2010। For example, CMC, Bharat Electronics, Bharat Earth Movers, to name a few. You made 50, 30, 50, 100 times your money in those stocks out there. फिर 5-7 साल nothing happened to these companies. So they came to distribute. So a lot of intelligent fund managers would tell me, we don't look at PSUs because no one has made money in them in 5 years. That is never a criteria not to invest, because no one has made money. You want to be, as a fundamental analyst, look at the valuation. तो अब recent हाल फिलहाल में a lot of the new PSUs got listed. जो डिफेंस पीएसयूज थे, रेलवे पीएसयू थे, वो इतने, जो एक पर्टिकुलर पीएस शिपिंग था उस टाइम, जो मैंने मेरे दोस्त को पूछा, वो आल्सो पीएसयू बुल, एंड ही टोल्ड मी, मैं तो बीवी का बांगड़ बेच के शेयर लेने वाला हूँ, बिकॉज इट वाज सो चीप। सो now in 4 years they become a bit more expensive, so it's maybe a good time to take money off the table in some of these public sector stocks. But अपने को हमेशा माँ ने सिखाया शॉपिंग कैसे करने की, रुपये की चीज़ 10 पैसे में लेने की, जब यू गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आई वाज डूइंग द सेम थिंग, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड थिंग्स चीप। और मेरे को जो, मैंने एक कंपनी ली, वो बहुत सस्ती लग रही थी, फिर मुझे दूसरी कंपनी देख के तो आए, तो वो और भी सस्ती लगी, तीसरी और भी सस्ती लगी। तो ऐसे बास्केट बना दिए हम लोग पब्लिक सेक्टर स्टॉक के, जो on average they've gone up 5x 10x from the lows. So they were just cheap. And जो बाजार में 2 धाराएं हैं अनिल जी, जो सब जानते हैं। एक धारा जो बोलती है हम लोग खाली क्वालिटी खरीदते हैं at any price, and they've paid a huge price for that. The HDFC Bank and Kotak and companies have not performed for them. The levers have not performed for them, which is fine. 3-5 साल नहीं करेंगे perform. They're not bad companies. It's just you bought them at the wrong price. Correct. But 2 things happen in the PSU. First, they're very cheap. But I cannot emphasize enough जो PMO ऑफिस ने, डिपैम ने किया है for public sector to unlock value for this public sector. अभी डिपैम सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट था कल ही प्रेस में. He said we are no longer aggressive sellers in PSUs. We want to create value in this public sector. जो आपने देखा था पहले 50 रुपया बढ़ता नहीं था और लोग शेयर बेचने आ जाते थे. Now they're not doing it. Yes. Shares have gone up 20x. They still haven't come to do it. तो जो डिबेट चल रहा था इंडिया में for 25 years, I've been a part of this debate. कि अगर PSUs ठीक है लेकिन प्राइवेटाइज हो जाए तो वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, बट प्राइवेटाइज हुए नहीं और वैल्यू अनलॉक हो गई, बिकॉज द गवर्नमेंट इज अंडरस्टूड दैट, एंड फॉर दैट वी रियली नीड टू थैंक द गवर्नमेंट, द PMO's office and DIPAM, because they've done an extraordinary job of creating value, something that even I could not have foreseen. It's just that we understand how markets behave. So एक pendulum यहाँ से यहाँ swing होता है, we understand that. So we could hold on to a large part of our shareholding. But it's extraordinary that the debate has now changed. Nobody cares private. Government is shown to be a good steward of value. जो करप्शन लीकेज जो एसोसिएट था PSU का वो खत्म हो गया, एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बाजार में ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आते हैं. एब्सोल्युटली. आज ही स्टेटमेंट आया कि कौन कोर RINL जैसी कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त घर घर में PSU है, हर पोर्टफोलियो में.
अब खरीदने का वक्त नहीं है, और अगर अच्छा मुनाफा बन रहा है तो पैसा ले लेना चाहिए, राइट? अनिल जी, मैं दो चीज़ बताऊंगा आपको। एक तो PSUs आर लीडर्स ऑफ दिस बुल मार्केट, तो वंस लीडरशिप होती है वही शेयर विल परफॉर्म। सो आई एम सेइंग दैट। हैविंग सेड दैट, हैव आई टेकन सम मनी ऑफ द टेबल इन सम शेयर्स बट पुट इन अदर PSUs? यस। तो मैंने इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, even some railway stocks, I put fresh money into these. So I booked some profits and booked some profits out there. But other than PSUs also, there are lots of opportunities that this budget has opened up in India, and we'll talk about that. कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? Good point that you asked. अभी देखिए बजट में अभी 12 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ have been spent on physical infrastructure, जो capex जो गवर्नमेंट करेगा, which is good. But ये well known news है, everyone knows about that. You're not going to make tremendous amount of money by betting on physical infrastructure now. You might find occasional project that will do well, but that money is known. But what people don't understand in India is the remarkable transformation that has happened in the last 7 years in the digital public infrastructure space. और जैसे आपने सीताराम जी का बजट सुना था, constantly she was talking about digital infrastructure in India. तो आपने देखा ही होगा कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डिजी यात्रा हो गया. They talked very strongly about putting an agricultural stack in India, right, or payments through India. So there are a lot of Indian companies that now cater to the digital stack in India by doing the software. This is a great business because it's extremely scalable and you don't have more costs. So once they get through a critical point, the profits will start coming in. तो आप अगर P में देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, लगता बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. But look at the market cap to opportunity and you find great opportunities. So what I'm suggesting to people who ask me is look at companies providing this digital public infrastructure. I think I can also use your public platform to thank Mr. Nandan Nilekani for the extraordinary job he's done. I think, I mean, he deserves a Bharat Ratna in my view, if I may put a plug in for him, because extraordinary job. I think he has transformed India. And जो अभी काम किए हैं and the kind of digital infrastructure we've built is now the envy of the world. So we're going to have a lot of other countries in the neighborhood saying, आप हमारे लिए भी कर लीजिए. So there'll be a huge opportunity. So I would look at companies that are focused particularly on this digital public infrastructure. इंटरेस्टिंग, बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग थीम बताई कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टर शेयर्स अब भी बढ़िया कर सकते हैं. दमानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया, बजट पर भी, बाजार पर भी, इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर भी. थैंक यू सो मच. अनिल जी, आप करते रहिए. आपका काम जो है मैंने सुना है कि बहुत इज़ वेरी फेमस एंड यू रियली हैव अ ह्यूज फॉलोइंग बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट यू डू फॉर योर व्यूअर्स. So at behalf of the stock market, thank you for all you do, sir. सर, सही समय पर सही जगह होने का फ़ायदा है. बाकी हम आपसे और आप जैसे सारे रामदेव सर हैं, बाकी सब बाजार के दिग्गज दमानी साहब हैं, उन सब से सीखने को मिलता है और थोड़ा फिर जो सीख कर होते हैं वो हमारे दर्शकों को बताते हैं. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये हैं रमेश दमानी साहब, बताते हैं बाजार और बजट पर अपनी राय. इस खास शो में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.